अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों का एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और इसका ये एक पीडीएफ हैंडआउट है जो आपके सामने स्क्रीन्स पर आ रहा है। इस हैंडआउट को ज़रा सा मैं गो थ्रू कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस हुई हुई हैं और आपके पोर्टल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकेंगे और कवर कर सकेंगे। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर कवर नहीं हुई हैं वो यहाँ पर मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है ना आपके पास, वो है इम्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन वर्किंग मेथड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्किंग मेथड्स कैसे चेंज किया। अब ये जो स्पेसिफिक पोर्शन आ रहा है ये मैंने एक अलग पावर पॉइंट की स्लाइड्स में आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करें और ये आपको याद करने पड़ेंगे। सेकंड, जो आपके पास हेडिंग आ रही है विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये भी एक ऐसी हेडिंग है जो मैंने एक सेपरेट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है और आप लोगों के पास पोर्टल पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें इसका लेक्चर भी आपको मिल रहे होंगे, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम्स जो है उसको डिस्कस किया है। आपने किसी भी चीज़ की डिटेल में नहीं जाना, आपने ओवरव्यू लेना है और चीज़ें 2-4 बार पढ़नी है और इसके एक सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन लिखनी हो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एक हेडिंग है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS helps quickly and easily enter, store, organize, select and retrieve data in a database। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसको आप यूज़ कर कर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप यूज़ कर कर और अपना जितना भी डेटा है उसको आप क्विकली यानी कि जल्दी और इजीली यानी कि आसानी से एंटर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। इस तरह के सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपको जो पढ़नी है वो है डेटा वेयर हाउस। It combines many databases across the whole company into one central database that supports management decision making. Data warehouses may contain many data marts, special subsets of a data warehouse that each data with a single area of data। देखें, आप यूं कह सकते हैं कि कंपनी का जहाँ पर सारा का सारा डेटा एक साथ कंबाइन हुआ हुआ होता है, इकट्ठा हुआ हुआ होता है, मुख्तलिफ जगह के डेटा बेसिस से आने वाला सारा सारा डेटा जो एक जगह पर पड़ा हुआ होता है उसको आप डेटा वेयरहाउस कहते हो। और डेटा वेयरहाउस की पहली डेफिनेशन यहाँ पर आप पहले बुलेट पे देख लें, इट कंबाइंस मेनी डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेसेस को कंबाइन कर कर बनता है, अक्रॉस द होल कंपनी, पूरी कंपनी का सारा डेटा, इनटू वन सेंट्रल डेटाबेस। यानी कि देखो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का, स्टोर्स डिपार्टमेंट का, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का जो अलहदा डेटा था, अलग अलग डेटा था और उनके पास था, वो सारा इस डेटा वेयरहाउस में पड़ा हुआ होता है। दैट सपोर्ट्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और इससे मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती है, कोई भी डिसीजंस पर्टिकुलरली ले सकती है जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं। अगेन आपने बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपने सिंपली अपने वर्ड्स में छोटी मोटी 1-1.5 लाइन की इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चेंजेस इन IS एंड IT हैव एन इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर IT ने बहुत ज़्यादा, या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। डेटाबेसेस एंड इंटरनेट सिस्टम्स कैन मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू एनी एम्प्लॉय, हेल्पिंग डिसीजंस टू बी टेकन क्विकली। डेटाबेसेस जो हमने ऊपर पढ़ा, एंड इंट्रानेट यानी कि कंपनी का जो इंटरनल नेटवर्क होता है उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी के पास इजीली एक्सेसिबल है आजकल, और जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा क्विकली, जल्दी हो सकती है। आपके फिंगर टिप्स पर इंफॉर्मेशन होती है, आप टाइप करते हो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता था, आपको अपनी कंपनी में अपने दूसरे बंदे से इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो फिज़िकली वो फाइल या वो उसके डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करके रीड करना पड़ता था। हेल्प सीनियर मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
एक सीनियर मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पार्ट से, किसी भी ब्रांच से, किसी भी शहर की किसी भी ब्रांच से डेटा इमीडिएटली मंगवा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई होटल है, जिस होटल के ब्रांचेस कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कोयटा में भी है, और उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, तो वो कराची के ऑफिस का भी डेटा एक विद इन अ फ्यू मिनट्स मंगवा सकता है। Immediate provision of information reduces traditional functions of middle management, providing a link in the command chain between senior management and local management। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आईटी के आने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ना, वो किसको हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मिडिल मैनेजमेंट को। तीन तरह की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, एक है आपके पास सीनियर मैनेजमेंट, एक है आपके पास मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, और एक है आपके पास ऑपरेशनल स्टाफ या लोकल स्टाफ, लोकल मैनेजमेंट। देखिए आप, क्योंकि डेटा इतनी तेज़ी से आ जाता है कि अगर सीनियर मैनेजमेंट को कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लोकल मैनेजर से आराम से ले सकता है, और मिडिल मैनेजर्स का जो काम था, यानी कि वो इनसे कोऑर्डिनेट कर कर और इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करें, इनका काम कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑन फिंगर टिप्स अवेलेबल होती हैं। तो आईटी की वजह से मिडिल मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट का जनरली कोऑर्डिनेशन का काम होता है, चीज़ें टाइम पर हो रही हैं या नहीं, इसका काम होता है। जो ऑपरेशनल स्टाफ है या लोकल मैनेजमेंट है, उससे काम निकाला जा रहा है, निकलवाया जा रहा है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है, और फिर इन सारी कामों को सीनियर मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है। लेकिन आईटी की वजह से ऐसा हुआ है कि जो मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर्स है वो बहुत आसान हो गई है, और उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मिडिल मैनेजर्स जो हैं उनकी जॉब्स जो है वो स्टेक पर है। अच्छा, फिर हेडिंग आ रही है आईटी कंट्रोल एंड इट्स इफेक्टिवनेस की। ये मैंने सेपरेट लेक्चर में जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स और ये सारी चीज़ें, पासवर्ड्स वगैरह, फायरवॉल डिस्कस किया है। उसके बाद कंप्यूटर वायरसेस की हेडिंग आ रही है। ये टाइप्स ऑफ वायरसेस मैंने सेपरेट पावर पॉइंट की स्लाइड में डिस्कस किए हैं। आईटी स्टैंडर्ड्स यहाँ से पढ़ लेते हैं। A range of IT standards have been issued. For example, the International Standards Organization (ISO) has issued security system standards. IT standards are a form of general control within IT that help reduce the risk of IT system weakness and processing errors for entities that apply these standards. आप यूँ समझ लें कि आईटी स्टैंडर्ड्स कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ एक गाइडलाइन पेपर है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप अपने जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो और आईटी के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। आईटी का रिस्क रिड्यूस करना, एप्लीकेशन और जनरल कंट्रोल्स, इनकी बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डेटा वैलिडेशन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स. Data validation checks are checks on specific items of data that are input to a computer system to test the logical correctness of the data. For example, a transaction for a sales invoice input into the accounting system must include an amount for the sales value. If a transaction is input without any value, an error report should be produced. यहाँ पर ये इस चीज़ की बात करते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स आईटी में किस तरह से अप्लाई होता है, और एप्लीकेशन कंट्रोल्स की एक एग्जांपल देता है, बोलता है डेटा वैलिडेशन एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप जब कंप्यूटर में सिस्टम में डेटा डालोगे तो वो करेक्ट फॉर्मेट में होगा तो ही कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। और उससे ये एग्जांपल दी कि अगर लेट से उसने सेल्स इनवॉइस की एग्जांपल दी कि सेल्स इनवॉइस का अमाउंट एंटर करना ज़रूरी है, अगर कोई एंटर नहीं करेगा तो वो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं होगा और स्क्रीन पर एक एरर आ जाएगा। इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट रूटीनली रिव्यूज एंड मॉनिटर द ऑपरेशंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट को कंट्रोल सिस्टम्स को मॉनिटर करना चाहिए। IT controls audit team is employed to test and assess systems of internal control including IT controls. It can also be outsourced. IT controls audit का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने IT का ऑडिट करवाते हो, यानी कि आप इस चीज़ का ऑडिट करवाते हो। ऑडिट का मतलब है किसी इंडिपेंडेंट बंदे से अपने सिस्टम्स चेक करवाते हो कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। इससे आपकी कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग होती है, अगर कोई कंट्रोल्स में मसला होता है तो उसको आप सही कर लेते हो। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट to any control failures or out of routine activities. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक्सेप्शनल बात हो तो हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाए, रूटीन बात हो तो हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट ना किया जाए। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग से एक्सेप्शनल बातें सामने आती हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अकर नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ट्रेडिंग कंपनी का रोज़ का सेल और परचेज़ होना
ये एक नॉर्मल या रूटीन ट्रांजैक्शन है। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको हर चीज़ का अलर्ट भेजो, लिहाजा आपको उन चीज़ों का अलर्ट भेजना चाहिए जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। फॉर एग्जांपल, कंपनी किसी और कंपनी को परचेज कर रही है, ये अलर्ट भेजना चाहिए रादर देन के डेली सेल्स का। इससे भी आपके आईटी कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग होगी। अगर आईटी कंट्रोल्स में कोई मसला होगा तो सीनियर मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगी। अगला है इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल मॉनिटरिंग। मैनेजमेंट मस्ट टेक रीजनेबल एक्शंस फॉर फाइंडिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आईटी ऑडिट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। देखिए, ये जो ऊपर वाले दोनों मेथड्स थे, इन दोनों मेथड से आईटी सिस्टम्स में गलतियां तो निकल गई, लेकिन जब तक ये आईटी कंट्रोल्स जो है वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होंगे पहले दोनों, जब तक उन गलतियों को सही नहीं किया जा रहा होगा। गलती का आइडेंटिफाई करना और उसको सही करना ये दो अलग बातें हैं। अगर आप गलतियां आइडेंटिफाई कर रहे हो लेकिन उसको सही नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो आखिरी पॉइंट ये कहता है कि जो पहली दो बातें मैंने लिखी हैं उस पर अमल हो जाए, ये इससे भी हम कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर कॉबेट आपको पढ़ना है। कॉबेट अगेन एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। कॉबेट इज एन आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क अ बेसिक स्ट्रक्चर अंडरलाइंग अ सिस्टम फॉर बिजनेसेस वांटिंग टू इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड इम्प्रूव आईटी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। कॉबेट एक आईटी की गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, यानी कि बताता है कि आईटी किस तरह से अप्लाई होनी चाहिए उन बिजनेसेस के लिए जो आईटी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, मॉनिटर करना चाहती है या अपने आईटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहती है। कॉबेट हैज़ बीन डेवलप्ड as a generally acceptable and accepted standard for good information technology, security and control practices that provides a reference framework for management, users and information system audit as well as control and security practitioners. कॉबिट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपके आईटी से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, बेहतर हो। और कॉबिट जो है इसको देखते हुए एक ऑडिटर आपके आईटी डिपार्टमेंट का ऑडिट भी कर सकता है कि यार कॉबिट में जो बातें लिखी हुई थी वो प्रेजेंट है तो इनका आईटी कंट्रोल अच्छा है, अदरवाइज आईटी कंट्रोल बुरा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिस्कशन हमने कर ली। जो चीज़ें मैंने स्किप करी हैं वो सेपरेट वीडियोस में मैंने आपके साथ ज़रूर डिस्कस करी हैं। ये वाला चैप्टर जो है वो आपने याद करना होगा, बिल्कुल पक्का 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 याद करना होगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो।